राइट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता लग चुका होगा कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सब्जेक्ट फॉर यू दैट इज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। और यूनिट नंबर 1 का आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले भी मैं 2 छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर चुका हूं एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब में भी। उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि भाई अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के जो टोटल 5 यूनिट्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स में जो हम पढ़ के आए हैं और उसमें से कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टारगेट है एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस, है ना, कि जो हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, तो उसमें कौन कौन से एजम्पशंस हम यूज करते हैं। और ये एकेटीयू में ऑलरेडी 2 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होती है, जो पेट्रोल इंजन होता है, जो आपका एसआई इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन, वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ऑटो साइकिल में। नेक्स्ट एक डेरिवेशन यहां से कई बार एग्जाम में आ चुका है, लास्ट टाइम भी आया था, उसके पहले भी आया था 10 नंबर में, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसका एक्सप्रेशन आपसे डिराइव कराता है और ये 10 नंबर में आता है हर बार, है ना। इसके बाद एकेटीयू के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। यहां पर हम फोकस करेंगे फिलहाल अभी। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। ये दिखने में आपको छोटे टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन हर बार यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां से भी आते हैं लेकिन इतने क्वेश्चंस यहां से नहीं आते हैं, ठीक है। चलो, और मेरा हमेशा ये फोकस रहता है, आपने देखा होगा, है ना, उस चीज पर आप शक मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाया है तो आपने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, इवन न्यूमेरिकल्स भी, किसी किसी क्वेश्चंस में डेटा चेंज है, अदरवाइज आप 100% पेपर जो है पूरा नोट्स में से आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो 60% सिलेबस पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं और 40% सिलेबस भी हम थोड़ा कम फोकस करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि एकेटीयू का जो सिलेबस है 100% सिलेबस हम कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें से 2 कैटेगरी के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं कि एक कैटेगरी जो 60% वाली है उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है। 60% सिलेबस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा और इस पर थोड़ा सा मैं कम फोकस करूंगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाएगा, कराया ये भी जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि भाई जो 5 यूनिट में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स के अलावा एकेटीयू का जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके अलावा बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, एसएससी जेई का, एसएससी एई का, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो उन पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग भी स्टार्ट कर चुके होंगे अपनी जॉब के लिए, यानी कि आप 3rd ईयर में जाओगे तो आप गेट का एग्जाम दोगे, फाइनल ईयर में भी आप गेट का एग्जाम दोगे, पास आउट होने के बाद भी गेट का एग्जाम आप दे सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहां पर फ्रिक्वेंटली वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना मिले। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां पर भी मिलने वाले हैं। चलिए, तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं कि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। और पूरे का पूरा जो कोर्सेस है मैथमेटिक्स 4 और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, और इसके अलावा आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विमल सर पढ़ा रहे हैं, ये तीनों कोर्सेस सेकेंड ईयर के लिए एप्लीकेशन के अंदर रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला छोटा सा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस, कि भाई जो हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल्स, उसमें कौन कौन से एजम्पशंस हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन है द कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन प्रोसेस। जो कंबशन प्रोसेस है उसको रिप्लेस किया हीट एडिशन प्रोसेस से। चिंता मत करो, 2 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है ना। आगे चल करके अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स आपको ये समझ में आ रहे होंगे। जो सेकंड एजम्पशन है एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट रिजेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, जो इसमें वर्किंग मीडियम होता है, जो वर्किंग फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, एयर। एयर इज ओनली द वर्किंग फ्लूइड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स।
परफेक्ट गैस की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन हम यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज पीबी इज इक्वल टू एमआरटी। और आप ये देख चुके हैं लास्ट टाइम भी कि सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड व्हाट अबाउट सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड गामा इज व्हाट, एडियाबैटिक इंडेक्स। इनको हम मान करके चलेंगे क्या है, कांस्टेंट रहने वाले हैं थ्रू आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट दी साइकिल्स हम मान करके चलेंगे। सीपी, सीबी और गामा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 नंबर में ये एजम्पशंस आपसे पूछे गए थे। और आपने देखा होगा जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, आपने देखा होगा जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, एक सेकेंड, ये स्लाइड कहां से एक्स्ट्रा आ गई, को डिलीट कर देते हैं। यस, हाँ जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि थर्मोडायनामिक्स में आपने देखा कि थ्योरी भी थी, वहां पे डेरिवेशंस भी थे और न्यूमेरिकल्स भी थे, लेकिन अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में थ्योरी बहुत नहीं, मतलब ना के बराबर थ्योरी है। तो यहां पर आप देखेंगे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के अंदर या तो न्यूमेरिकल्स हैं या डेरिवेशंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं और डेरिवेशंस हैं। मैंने आपको जो ऑफिशियल मैकेनिकल सेकेंडरी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, लास्ट 2 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स को मैंने शेयर किए हैं, वहां पर आप देखिएगा तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल हैं। चलो बात कर लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ऑटो साइकिल। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, कई बार पिछले साल, उसके पिछले साल भी ऑटो साइकिल का जो डेरिवेशन है एफिशिएंसी का, वो डिराइव आपसे कराया गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम डिराइव करने का काम करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे जो ऑटो साइकिल है, साइकिल का मतलब समझते हो, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि कई प्रोसेस को मिलाकर के क्या बनती है, एक साइकिल बनती है। साइकिल का मतलब है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं। अगर याद आ रहा है आपको, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, यहां पर मैंने लिख दिए सभी प्रोसेसेस के नाम। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे प्रोसेस के नाम बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। बोलो यस और नो, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक को आप कह सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, बताया था हमने, प्रूफ किया था ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। तो आप इसको या तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि आप इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। और ये किस इक्वेशन को फॉलो करेगा, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, तो इसको हम पीबी डायग्राम बना लेते हैं, पीबी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसका हम बनाएंगे क्या, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। अरे मैंने आपको बताया था थर्मोडायनामिक्स में, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद आ रहा होगा कि भाई थर्मोडायनामिक्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो आने वाले सेमेस्टर्स में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जुड़े हैं पहली बार अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि उनको बहुत देर से पता लगा, उनको गेटवे क्लासेस के बारे में नहीं पता था। तो लेकिन उसी के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें बेसिक चीजें कुछ बताई हैं, या छोटी मोटी चीजें जो जरूरत पड़ेगी मैं साथ के साथ उसको बताता हुआ चलूंगा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे। तो जो हमारा प्रोसेस है इसको हम बोल देंगे प्रोसेस 1 to 2, है ना, प्रोसेस 1 to 2। तो यहां पर आप देखना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्या, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 1 से 2। और ये प्रोसेस कौन सा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ओके, तो हम बना रहे हैं यहां पर पीवी डायग्राम। तो वॉल्यूम तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो लाइन कैसी होगी, अरे लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी, है ना। हीट एडिशन हो रहा है तो वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगी। तो 2 से 3 जो लाइन होगी वो हो जाएगी आपकी दिस वन। तो 2 से 3 क्या हुआ, हीट एडिशन। अरे हीट सप्लाई हुआ है यहाँ पे, बोलो यस और नो, हीट एडिशन, क्यूएस मतलब हीट सप्लाई हो रहा है, कहां से कहां तक, 2 से 3। लाइन कैसी होगी, वर्टिकल। नेक्स्ट जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंट्रोपी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ओके, अगेन जैसे यहां पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, यह आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और ये भी किसको फॉलो करेगा, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे आ जाएगा। अरे कंप्रेशन था तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यस और नो। तो ये बन जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सॉरी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। कहां से कहां तक, 3 से 4 तक। लास्ट प्रोसेस कौन सा है,
कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यहां पे हीट एडिशन था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहां पे हीट रिजेक्शन है, तो वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट और हीट रिजेक्शन यहां पर हो रहा होगा। अगर वर्टिकल लाइन वर्टिकल आएगी क्योंकि क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये बन गई आपकी क्या, ऑटो साइकिल ऑन पीबी डायग्राम। एक बार फिर से देख लो, पहला जो प्रोसेस है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो 1 से 2 कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वर्टिकल लाइन आएगी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट एडिशन है तो ऊपर की तरफ, बोलो यस और नो। नेक्स्ट है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो देखो 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो लाइन तो वर्टिकल होगी, लेकिन हीट रिजेक्शन है तो नीचे की तरफ आएगी। तो ये बन गई हमारी एक साइकिल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से चले 1 पर आ गए तो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। अब इस डायग्राम को, इस साइकिल को हम बनाना चाहेंगे टीएस डायग्राम पे। तो देखो 1 से 2 कैसा है, आइसेंट्रोपिक। मैं चाहूं तो यहां पर लिख दूं अगर आपकी परमिशन हो, तो ये जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस जो है कौन कौन से, 1 से 2 और 3 से 4, 1 से 2 और 3 से 4, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की ये इक्वेशन है। अब देखो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, टीएस डायग्राम पे एंट्रोपी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो टीएस डायग्राम पे लाइन कैसे आएगी, वर्टिकल, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि कंप्रेशन है। तो देखो जरा यहां पर आप बना सकते हैं 1 से 2 लाइन बनेगी लाइक दिस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब यहां पर आपको पता होगा कि भाई मैंने बताया था आपको, जो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ऐसी कुछ होती है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कुछ ऐसे होती है। ये हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे दिखाते हैं। तो देखो 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन टीएस डायग्राम पे बनेगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस, है ना। तो 2 से 3 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। नेक्स्ट 3 से 4 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक, तो ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी क्योंकि एंट्रोपी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और उसके बाद 4 से 1 हीट रिजेक्शन है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारी ये साइकिल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कहां पर, टीएस डायग्राम। तो हमने बना लिया है ऑटो साइकिल का टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम, दोनों हम बना चुके हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आगे चल करके मैं इनको डायग्राम को थोड़ा फास्ट बनाने वाला हूं। पहली बार बनाया है अभी, इसलिए मैंने स्लो मैनर में बनाया है, ठीक है। चलो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई जो ऑटो साइकिल होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस, 4 प्रोसेस। 2 होंगे आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 2 होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। दोनों साइकिल को, दोनों ऑटो साइकिल को हमने पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम पे यहां पर बना दिया है। और यहां पर देखो 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं, और 3 से 1 कौन सा प्रोसेस है, ओके ओके, दिस इज नॉट 3, एक्चुअली दिस इज 4, है ना, दिस इज 4, करेक्ट कर लेंगे, दिस इज 4। तो 4 से 1 क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ध्यान देना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको एफिशिएंसी का डेरिवेशन डिराइव करना है। यहां पे ध्यान देना कि यहां पर देखो 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट एडिशन, यहां भी लिख देता हूं, 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। QS मतलब हीट सप्लाई, हीट एडिशन, हीट एडिशन QS, हीट सप्लाई QS। कहां से कहां तक, 2 से 3। तो देखो ये 2 से 3 है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहां पर हीट एडिशन हो रहा है, यहां भी लिख देते हैं QS। यहां पर देखो 4 से 1 क्या हो रहा है, 4 से 1 हीट रिजेक्शन हो रहा है, QR मतलब हीट रिजेक्शन। तो यहां पर 4 से 1 आप देख सकते हैं हीट रिजेक्शन हो रहा है, बोलो यस और नो। पूरा डायग्राम एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया, कहां पर क्या हो रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक टर्म आएगी कंप्रेशन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम लिखेंगे स्मॉल r से, कंप्रेशन रेशियो। ध्यान से देखो, कंप्रेशन कहां पे हो रहा है, 1 से लेकर के 2 तक हो रहा है, 1 से 2 तक कंप्रेशन हो रहा है। तो यहां पर कितना वॉल्यूम होगा 1 पे, मान लो कितना है V1, और यहां पर कितना वॉल्यूम है 2 पर, दैट इज V2, बोलो यस और नो। 1 से 2 हो रहा है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन से पहले कितना वॉल्यूम था, V1, और कंप्रेशन के बाद कितना वॉल्यूम हो जाएगा, V2। तो कंप्रेशन से पहले कितना वॉल्यूम था, कंप्रेशन के बाद कितना वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड
कंप्रेशन रेशियो, बोलो यस और नो, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। दूसरी चीज एक टर्म और आएगी यहां पर एक्सपेंशन रेशियो, बता रहा हूं यहां पर एडिशनल अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन कहां पे हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है एक्सपेंशन, अरे 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा था तो V1 अपॉन V2, और एक्सपेंशन कहां पे हो रहा है 3 से 4, है ना, तो V4 अपॉन V3। एक्सपेंशन के बाद कितना वॉल्यूम है V4, और एक्सपेंशन से पहले कितना वॉल्यूम था V3, तो इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन रेशियो। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखिए एक बार बढ़िया से समझ लोगे ना तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत आसान लगने वाली है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भाई देखो V1 और V4 बराबर है कि नहीं है, V1 और V4 बराबर है, और यहां पर V2 और V3 बराबर हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई V1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर V1 जो है वो V4 के बराबर है, और V2 किसके बराबर है, V3 के बराबर है। तो यहां पर V1 अपॉन V2, ये है V4 अपॉन V3, क्या दोनों बराबर आ जाएंगे, बोलो यस और नो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो एक्सपेंशन रेशियो है वो कंप्रेशन रेशियो के बराबर होगा। अगर ऑटो साइकिल की बात हो रही है तो एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों बराबर, जबकि डीजल साइकिल में ऐसा नहीं होगा। हम अगली बार पढ़ेंगे डीजल साइकिल, उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको इतनी बात समझ में आ गई आपको, यस। चलो जी नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। ये कहां से डायग्राम आ गया भाई, ठीक है, ओके राइट। हम यहां पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, और एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है मैं यहां पर लिख दूं क्या कहीं पे, हाँ जी यहां पर लिख देते हैं। जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा वो आने वाला है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है ना। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर क्या है यहां पे, अभी बताया आपको कंप्रेशन रेशियो, एंड गामा इज व्हाट, एडियाबेटिक इंडेक्स। इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है, 10 नंबर में डेरिवेशन लगातार 2 साल से आ रहा है। तो एफिशिएंसी होती क्या है आप मुझे बता सकते हैं, एफिशिएंसी होती है नेट वर्क आउटपुट अपॉन नेट वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हीट सप्लाई, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, वो अभी हम यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 1 से 2 और 3 से 4 ये जो साइकिल अभी बनाई थी हमने, ये किसको फॉलो कर रही है, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ हीट सप्लाई कहां पे हो रही है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हो रही है, QS मतलब हीट सप्लाई। हीट रिजेक्शन कहां पे हो रही है, 4 से 1, QR मतलब हीट रिजेक्शन, ये बता चुका हूं अभी मैं आपको। चलो अब एक बात मुझे बताओ, हीट सप्लाइड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे भाई हम आइडियल गैस की इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आइडियल गैस की इक्वेशन यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और मुझे बताओ हीट सप्लाई कौन से प्रोसेस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो मैं आपको बताया था आपको कि भाई Q इज इक्वल टू कितना होता है, MC/DT होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, DT मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई होगी तो MCP/DT हो जाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, MCV/DT हो जाएगा। बोलो यस और नो। कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको याद आ गया है ना। इस तरह की चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रही है। तो हीट एडिशन कितना आ जाएगा बता सकते हो क्या, दैट इज इक्वल टू MCV/DT, और DT मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, कहां से कहां कि भाई 2 से 3, तो 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है, तो T3 माइनस T2। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, T3 माइनस T2। एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, डेरिवेशन की, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, 4 से 1 हो रहा है। कहां से हो रहा है, 4 से 1 हो रहा है, और यहां भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हीट रिजेक्शन कितना आ रहा होगा, दैट इज इक्वल टू MCV टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। तो ये हीट सप्लाई है और ये हीट रिजेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको तो एफिशिएंसी की बात करनी है अल्टीमेटली। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती क्या है, दैट इज W नेट अपॉन इनपुट कितना है, हीट सप्लाई, तो नेट वर्क आउटपुट
आप, ये तो साइकिल की बात हो रही है, क्या हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर? मैं आपको रिकॉल करा देता हूं जिनको नहीं पता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है साइकिल के लिए, है ना। साइकिल के लिए क्या होता है कि W नेट जो होता है दैट इज इक्वल टू Q नेट, मतलब नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर होता है। और नेट हीट ट्रांसफर का मतलब कि भाई कितनी हीट सप्लाई हुई, कितनी हीट रिजेक्ट हुई, उनका नेट हीट ट्रांसफर ले लो, तो दैट इज QS माइनस QR। कितनी हीट सप्लाई हुई QS, कितनी हीट रिजेक्ट हुई QR, इनका जो अलजेब्रिक सम है दैट इज नेट हीट ट्रांसफर। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो यहां पर एफिशिएंसी क्या है, नेट वर्क ट्रांसफर, तो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q नेट, है ना, नेट हीट ट्रांसफर अपॉन QS यानी कि हीट सप्लाई। तो आप मुझे बताओ जरा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, Q नेट कितना है दैट इज QS हीट सप्लाइड माइनस QR हीट रिजेक्शन अपॉन QS। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस QR अपॉन QS हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड। बोलो यस और नो। ओके ओके राइट। अरे कुछ नहीं बचा, डेरिवेशन देखिए, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हीट रिजेक्शन कितना है, लिखो वैल्यू पुट करो यहां पर 1 माइनस हीट रिजेक्शन कितना QR, अरे देखो QR तो ये दे रखा है यहां पे दैट इज इक्वल टू MCV T4 माइनस T1, बहुत बढ़िया, T4 माइनस T1 अपॉन QS कितना है, QS ये रहा देखो यहां पे दैट इज इक्वल टू MCV T3 माइनस T2। बोलो यस और नो। तो ये तो आपका जो MCB है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप यहां पर भी M की वैल्यू 1 रख सकते हो, यहां पर सीधा लिख सकते हो QS इज इक्वल टू CV T3 माइनस T2। हम यूनिट लेकर के चलते हैं, M की वैल्यू आप 1 लेकर के चल सकते हो। तो फाइनली मेरे पास यहां से इक्वेशन मिली है वो आ गई है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस कितना बचा ऊपर, तो T4 माइनस T1 अपॉन नीचे कितना बचा T3 माइनस T2। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर दूं, ये साइड में बताता हुआ चल रहा हूं कि चीजें हो कैसे रही हैं, फाइनली अल्टीमेटली चीजें कैसे हो रही हैं, हर एक चीज का कारण मैं आपको बता रहा हूं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइएगा जरा, नेक्स्ट आ जाइएगा जरा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से हम एक काम कर सकते हैं क्या, चलो अभी बाद में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भी कंप्रेशन रेशियो होता है कितना, V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो कंप्रेशन रेशियो है वो कितना है, V1 अपॉन V2। और V1 किसके बराबर होता है, V1 V4 के बराबर होता है, तो हम V1 को V4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो V2 होता है वो V3 के बराबर होता है। बोलो यस और नो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ध्यान रखना इस बात का कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 जो है वो कंप्रेशन रेशियो के बराबर है। चलो नेक्स्ट, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो प्रोसेस 1 से 2 है वो कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस 1 to 2 कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको ध्यान हो तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स में, मुझे पता है कि आप भूल गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी पढ़ा होगा इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि हम लिख सकते हैं अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है और वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये P और B में रिलेशन है। इसी को अगर हम लिखना चाहें P और T में तो क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और ये तो हो गया आपका P और B में, ये हो गया T और P में। लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी एक रिलेशन था, व्हाट इज दैट, यू नो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। बेसिक थर्मोडायनामिक्स में सारी इक्वेशंस आपको कराई हुई थी, तो ये इक्वेशन क्या हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इन तीनों में से कोई से भी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 से 2 क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो यहां पर 1 से 2 में इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इसको मैं रफ कर दूं अब,
मैंने आपको बता दिया है कि चीजें जो है कहां से आई हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बताओ मुझे, यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, कि भाई यहां से मैं लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं T1 अपॉन T2। बोलो यहां से कितना हो जाएगा, T1 है, T2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1, ये V1 उधर चला जाएगा और पावर कितनी है, गामा माइनस 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, V2 अपॉन V1। देखो V1 अपॉन V2 है R, तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो ना, रिवर्स, तो 1 अपॉन R हो जाएगा। वही V1 अपॉन V2 कितना है, कंप्रेशन रेशियो R, तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R हो जाएगा V2 अपॉन V1 की वैल्यू, और पावर कितनी है, गामा माइनस 1। अरे यार इसको याद रखो, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको मैंने लिख दिया है, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक फ्लो होता है। देखिए जो भी जहां पर इक्वेशंस है ना, जहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व में एक फ्लो होता है, वो फ्लो आपको प्रैक्टिस से आ जाता है और कोई दिक्कत आती नहीं है, पूरे नंबर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से हमारा एक प्रोसेस है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, क्या उसी तरह से 3 से 4 भी आइसेंट्रोपिक है? अरे 1 से 2 और 3 से 4 दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। तो एक काम करो, जो प्रोसेस 3 to 4 है ना, मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, आप 5 मिनट में ये डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं। चलो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, 3 to 4, दैट इज अगेन पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर से यही रिलेशन लगाओ, अरे यही रिलेशन लगाओ, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये तो 1 से 2 लगाया आपने, इसी को 3 से 4 भी तो अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जरा एक बात बताओ, इसको आप एक काम करो, T3 अपॉन T4 लिख सकते हो, यस और नो, T3 अपॉन T4 या T4 अपॉन T3 कुछ भी लिख लो, है ना। एक काम करो, इसको लिख लो T4, देखो ये T4 है, इस T3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका T4 अपॉन T3, तो कितना हो जाएगा, B3 अपॉन B4, और पावर कितनी है, गामा माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहां पर देखो जरा, ये जो V4 अपॉन V3 है, ये कंप्रेशन रेशियो R है, तो इसका उल्टा कर दो, V3 अपॉन V4 मिल जाएगा आपको यहां से। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हो कि भाई T4 अपॉन T3 जो है वो 1 अपॉन R कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको भी मैं बॉक्स में यहां पर बंद कर रहा हूं। बहुत सही। एक चीज यहां पर जरा ऑब्जर्व करो, 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब T1 T2 का जो रेशियो है वो T4 T3 के रेशियो के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा इसको बहुत ही शानदार तरीके से। बोलो ये दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। अब मैं इसको थोड़ा फर्दर अभी यूज करने वाला हूं आगे, थोड़ा रुको, थोड़ा वेट करो, है ना। यहां पर जरा आओ वापस, यहां पर थोड़ा सा वापस हम आते हैं, यहां पे आ जाओ जरा। एक काम करो, ये जो आपकी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है, यहां से आप T1 को कॉमन ले लो, तो यहां से आपको एफिशिएंसी मिल रही होगी 1 माइनस 1 को ऐसे लिखा, यहां से T1 को बाहर निकालो, T1 को बाहर निकालो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, T4 अपॉन T1, T4 अपॉन T1, और यहां पर क्या बचेगा, -1। इसी तरह से यहां से आप एक काम करो, T2 को बाहर निकाल लो, T2 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2, और यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस के 1। ओके राइट, अब चल रहा है ना, लाइट चली गई। चलो, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको, T4 अपॉन T1 है, नीचे कितना बचा, T3 अपॉन T2। बहुत सही, राइट। थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो T4 अपॉन T1 है ना, यहां पर आप देखो, इसको एक काम करो, ये जो T4 है इसको ऐसे लिखा रहने दो, और इसको T1 को इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। इसी तरह से T3 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा T3, और यहाँ पे T2 है, ऐसा लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, अरे एक ही तो बात है।
अब जरा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो T4 अपॉन T1, ये T4 अपॉन T1 है, ये T3 अपॉन T2 है, नीचे T3 अपॉन T2 है। अरे ये जो T4 अपॉन T1 T3 अपॉन T2 तो बराबर है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस, है ना। देखो तो अब ये जो आपको मिलेगा रिजल्ट यहां पे कितना मिल गया एफिशिएंसी आपको, 1 माइनस T1 अपॉन T2। अरे यार ये तो आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखो T1 अपॉन T2 कितना है, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो ये आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी ऑटो साइकिल की, है ना। तो 1 माइनस 1 अपॉन T1 अपॉन T2 यानी कि 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अरे यही तो देखो एक्सप्रेशन आ चुका है, बोलो यस और नो, आ चुका है कि नहीं? यही तो हमको डिराइव करना था, यही हमको डिराइव करना था कि ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 होती है। तो फाइनली देखो कितने इजी तरीके से एक्चुअली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको मैंने अलग अलग तरीके से बेसिक चीजें आपको बताई हैं, थर्मोडायनामिक्स ये चीजें कहां से आई हैं, हर एक लाइन का मतलब बताया मैंने आपको। लेकिन जब आपको ये समझ आ चुका होगा तो यू विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो अब यहां से एक चीज और आप यहां पर देख सकते हो कि भाई जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है ये किस बात पे डिपेंड करती है, कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशियो आर पे और एडियाबैटिक इंडेक्स गामा पे। देखो ध्यान से जरा, अगर एडियाबैटिक इंडेक्स गामा, देखो ध्यान से, ये कहां से आ गया फिर, चलो ठीक है। तो भाई अगर मान लो अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एडियाबैटिक इंडेक्स गामा को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख लो, कैलकुलेटर आपके पास है, आप कंप्रेशन रेशियो रखो पहले 5, तो कुछ गामा की वैल्यू कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ले लो, 1.4 ले लो, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो आप देखोगे एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप कंप्रेशन रेशियो को कांस्टेंट कर दो, उसके बाद एडियाबैटिक इंडेक्स गामा की वैल्यू बढ़ाओ तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम बना सकते हैं एफिशिएंसी वर्सेस कंप्रेशन रेशियो, है ना। अब ये आर जो है कई बार ऐसा बनाते हैं, कई बार ऐसा बनाते हैं, जो जैसा आपको बनाना है बना लीजिए। ये आर है, आर मतलब कंप्रेशन रेशियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास आई है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। अगर आप क्या करोगे, गामा की वैल्यू बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहां पर कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे, कंप्रेशन रेशियो को अगर आप बढ़ाओगे तब भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कंप्रेशन रेशियो आर कितना है, 0। अगर आप कंप्रेशन रेशियो आर को 0 रखोगे तो एफिशिएंसी भी कितनी आएगी, 0 आएगी, एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां से आप गामा की जो वैल्यू है मान लो 1.3 आपने ली, आपने गामा की वैल्यू कितनी ली 1.3, तो आप देखो ये कर्व बना है किसके लिए, एफिशिएंसी वर्सेस कंप्रेशन रेशियो। बात समझ में आ रही है? तो कंप्रेशन रेशियो देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। अगर मैं ऐसा कोई वर्किंग फ्लूइड लूं, अभी एक पर्टिकुलर वर्किंग फ्लूइड के लिए है जिसकी गामा की वैल्यू 1.3 है, अगर मैं ऐसा एक वर्किंग फ्लूइड ले लूं जिसकी गामा की वैल्यू इससे ज्यादा हो, है ना, मान लो गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 है, तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा। तो एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है दोनों ही केसेस में तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन इसका कंप्रेशन रेशियो, इसका गामा 1.3 है, इसका गामा 1.4 है, तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ऐसा कोई हम अगर ले लें वर्किंग फ्लूइड जिसकी और ज्यादा हो, मान लो गामा की वैल्यू कितनी है 1.67 है, तो इसकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा हो रही होगी। तो इस तरह से आप बना करके समझा सकते हैं। तो फाइनली 10 नंबर का जो डेरिवेशन जो कई बार आ चुका है एग्जाम में वो हमने डिराइव कर लिया है। अब हम चाहेंगे कि एक दो न्यूमेरिकल भी यहां पर हम सॉल्व कर लें। एक कॉन्सेप्ट यहां पर और यूज होता है दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, एकेडमिक्स आपका जो सेमेस्टर एग्जाम वहां पर भी आते हैं और आया हुआ है लास्ट टाइम, आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक जो आपका गेट का एग्जाम होता है, ईएससी का एग्जाम होता है, वहां पर भी मीन इफेक्टिव प्रेशर के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, आते ही रहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर को हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई ये है हमारा, मान लेते हैं सॉरी, ठीक है। मान लो जो हमारा अभी प्रोसेस हो रहा था 1 से 2 कंप्रेशन में, 1 से 2 क्या हो रहा था हमारा, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा था।
तो ऐसा करो कि मान लो कोई इस तरह से कोई प्रोसेस हो रहा है, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम है दैट इज V1 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है दैट इज V2। तो ये जो एरिया होता है आप सभी जानते हैं भाई, जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है अगर हम उसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करें, अगर उसको हम वॉल्यूम एक्सिस प्रोजेक्ट करें तो हमको क्या देता है, वो हमको देता है वर्क डन। देखो एक बार जरा डेफिनेशन क्या लिखी गई है यहां पर, आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो जो प्रेशर है ना ये कांस्टेंट है, ये प्रेशर कैसा है, ये कांस्टेंट है, और इसी को हम जो कांस्टेंट प्रेशर है ये हाइपोथेटिकल प्रेशर है, एक इमेजिनरी प्रेशर है ना, जिसको हम पीएम लिख रहे हैं। पीएम का मतलब है मीन इफेक्टिव प्रेशर। जरा एक बार देखो, इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात हो रही है, इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर विच विल गिव द सेम वर्क एज बाय द एक्चुअल साइकिल फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम Vs। Vs का मतलब है यहां पर स्वेप्ट वॉल्यूम, यहां पर लिख देता हूं मैं, Vs का मतलब है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम? ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई ये मान लो एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, है ना, अभी पिस्टन यहां पे है, अभी पिस्टन यहां पे है, तो इसके अंदर पूरा वॉल्यूम भरा हुआ है। मान लो कितना वॉल्यूम है इसके अंदर, V1 है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, अभी कंप्रेशन नहीं हुआ है, अभी कंप्रेशन नहीं हुआ है, कंप्रेशन से पहले इसका पूरा सिलेंडर के अंदर जो भरा हुआ है वो वॉल्यूम कितना है दैट इज V1। देखो इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके न्यूमेरिकल में। अब ये जो पिस्टन है ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा, ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा और ये पिस्टन यहां पर आ जाएगा। अरे TDC BDC याद आ रहा है, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर। मैं एक काम करता हूं, अभी मैंने ये पढ़ाया हुआ है फर्स्ट ईयर में, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे गेटवे क्लासेस से, तो वहां पर एनिमेशन के माध्यम से मैंने समझाया था आपको कि पिस्टन सिलेंडर किस तरह से काम करता है, TDC क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, बोर क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, ये सब कुछ वहां पे समझाया हुआ है। तो मैं 2-3 लेक्चर जो काम के हैं, है ना, वो मैं जो हमारा कोर्स है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का इसमें इंपोर्ट कर दूंगा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा फील आएगा और ये जो है आपको बहुत चीजें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर देखो पहले जो वॉल्यूम था, पहले कितना वॉल्यूम था V1, और जब ये पिस्टन इधर आ गया तो इसके अंदर जो वॉल्यूम बचा है, अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बचा है दिस वन ओनली दैट इज V2। तो हम ये कह सकते हैं ये जो वॉल्यूम रहेगा कितना रहेगा, टोटल कितना था V1, ये कितना हो गया V2, तो ये जो डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2 का, क्या हम इसी को बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या इसी को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहां पर जो V1 और V2 का जो डिफरेंस आएगा, यहां से लेकर के यहां तक तो V1 है, यहां से यहां तक V2 है, अरे बोलो यस और नो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, स्वेप्ट वॉल्यूम बोल रहे होंगे, बोलो यस और नो। बात समझ में आई? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है आपका, इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर विच विल गिव यू द सेम वर्क यू नो एज बाय द एक्चुअल साइकिल, जो एक्चुअल साइकिल से हमको वर्क मिलता है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी आपको उतना ही वर्क दे रहा होगा। ये क्या रहता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ये हाइपोथेटिकल प्रेशर है, एक इमेजिनरी प्रेशर है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उस पर जरा आप फोकस करना, ये आप ध्यान रखना, जो W नेट होता है, नेट वर्क ट्रांसफर, भाई साइकिल की बात हो रही है ना, तो साइकिल से हमको नेट वर्क कितना मिल रहा है, इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको आपने याद रखना चाहिए, यहां से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो गेट के कई क्वेश्चन आप कर सकते हो जो आए हुए हैं, और अभी भी जो एकेटीव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर के, हम अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W नेट, नेट वर्क आउटपुट इज इक्वल टू PM यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम PM से लिखेंगे, इनटू VS यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस है, पिस्टन यहां था, पिस्टन यहां पे आ गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि V1 माइनस V2, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो रहा होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपको, what he is saying in question number 1.1, the stroke and bore of a 4-stroke spark ignition engine are 250 mm एंड 200 mm। अब देखो वही बात आ गई ना, बोर क्या होता है, जैसे एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होता है या पिस्टन का जो डायमीटर है उसको बोर कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ। जैसे अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इसका, मैं यहां पर नोट कर लेता हूं पहले, या यहां पर बना ही देता हूं। अभी मैंने आपके लिए बनाई थी ना, एक साइकिल बनाई थी, 1 से 2 तक होगा कंप्रेशन,
फिर होगा हीट एडिशन 2 से 3, और 3 से 4 होगा एक्सपेंशन, और 4 से 1 होगा हीट रिजेक्शन। ठीक है ना, पूरी साइकिल बता चुके हैं आपको। यस, तो यहाँ पर जो पिस्टन होगा, है ना, पिस्टन पहले यहाँ पे है बिफोर कंप्रेशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ पिस्टन। उसके बाद 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो पिस्टन इधर आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ना, इसके अंदर जो वॉल्यूम भरा हुआ है अभी अभी यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज V1। ये वॉल्यूम कितना है, V1। यहां से लेकर के यहां तक वॉल्यूम कितना है, दैट इज V1। अब कंप्रेशन होगा 1 से 2 तक, तो पिस्टन जो है वो यहां पर आ जाएगा, ये पिस्टन यहां पर आ चुका है। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम बनेगा, यहां पे कितना बचेगा वॉल्यूम, दैट इज V2। यहां पर वॉल्यूम कितना है, दिस वॉल्यूम इज V2। अब 1 से 2 जब ये पिस्टन आया यहां से यहां, तो यही तो स्वेप्ट वॉल्यूम है, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। बोलिए यस और नो, यानी कि V1 माइनस V2, यही तो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। अब इस सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको हम बोर कहते हैं, और ये जो लेंथ होती है TDC और BDC, यानी कि पिस्टन यहां पे है, यहां तक पिस्टन आ चुका है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेंगे, बहुत आसान है ना, एक बार समझो जरा। द स्ट्रोक एंड बोर, स्ट्रोक मतलब इसकी लेंथ, अरे आपने ये तो बनाया होगा ना, ऐसे ऐसे करके बनाते थे आप लोग, है ना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन जो है TDC है और ये है BDC। पिस्टन TDC से BDC जाता है कि नहीं, TDC से कहां जाता है, BDC। तो ये जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, स्ट्रोक लेंथ। भाई TDC से BDC तक जो लेंथ कवर कर रही है पिस्टन ने, उसी को तो हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। वो इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कितनी दे रखी है, L इज गिवन टू यू, लेंथ आपको दे रखी है 250 mm, यस और नो, बहुत बढ़िया, 250 mm लेंथ दे रखी है, और बोर भी दिया हुआ है। भाई इसका जो डायमीटर है पिस्टन का, ये डायमीटर, ये वाला का बोर दिया हुआ है, बोर को हम लिखते हैं D से, और D कितना दे रखा है आपको, 200 mm, ये आपको D दिया हुआ है, और ये आपको यू नो दिस इज द L स्ट्रोक लेंथ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0.001। एक्चुअली यहां पर जो होता है टोटल वॉल्यूम है, ये है स्वेप्ट वॉल्यूम, और जब पिस्टन यहां से यहां आ जाता है तो इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम बचता है उसी को बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। यही क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो V2 होता है ना, V2, ये है आपकी V2 की वैल्यू, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम BC। VS से लिखते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, VC से लिखेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आपको क्लियरेंस वॉल्यूम भी दिया हुआ है, दैट इज 0.001 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में दे रखा है, यूनिट का ध्यान रखना। इफ द स्पेसिफिक हीट रेशियो, और एक गामा की वैल्यू भी आपको दे रखी है, दैट इज 1.4, बहुत बढ़िया। डिटरमाइन स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। भाई ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। क्योंकि अब कैसे पता लगा सर ऑटो साइकिल है या कि डीजल साइकिल है, अरे यहां लिख दिया उसने स्पार्क इग्निशन। जो SI इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, उन्हीं को तो बोला जाता है क्या, ऑटो साइकिल पे यही तो काम करते हैं। इसलिए आपको 4 स्ट्रोक इंजन की SI इंजन, CI इंजन की एक मैं वीडियो इंपोर्ट कर दूंगा आज, उसको आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन के अंदर, है ना, मजा आ जाएगा आपको। चलो, तो ये गामा की वैल्यू भी आपको दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी पूछ रहा है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आपको बतानी है। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे यार, अभी तो फॉर्मूला बताया आपको मैंने, अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि भाई एफिशिएंसी जो होती है ऑटो साइकिल की, दैट इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। अरे देखो कंप्रेशन रेशियो, गामा की वैल्यू चाहिए आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए, आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, गामा, गामा की वैल्यू दे रखी है आपको 1.4, और क्या चाहिए आपको, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दे तो रखी हैं। देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि VC प्लस VS, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम का सम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। इसी को तो आप क्या लिखते हो, V1 अपॉन V2, यही क्या होता है आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। बोलो यस और नो, ओके। चलो अब VC की तो वैल्यू दे रखी है, यस VC इज गिवन टू यू। अब आपको सिर्फ और सिर्फ VS की वैल्यू पता करनी है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, आपका काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, आपको गामा चाहिए, गामा दे रखा है, आपको चाहिए कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो नहीं पता है, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। अच्छा क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है,
क्लियरेंस वॉल्यूम भी आपको दे रखा है, सिर्फ आपको स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये वाला इसका कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, बहुत आसान है। स्वेप्ट वॉल्यूम, ये है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये तो यार वॉल्यूम निकाल ही सकते हो, ये वॉल्यूम निकाल सकते हो कि नहीं, बहुत आसान है दिस वन। ये जब आपको लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है आपको, ये लेंथ आपको दे रखी है और इसका बोर डायमीटर भी आपको दे रखा है, तो यार स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका एरिया और लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कहां से आएगा, डायमीटर से आएगा, इसका जो बोर है, यानी कि π/4 डी स्क्वायर, पूरी दुनिया जानती है, इंटू एल। तो यहां से हमको स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा कि भाई π/4 डी स्क्वायर, डी देखो कितना है डायमीटर, दैट इज 200 mm। ध्यान रखना ये mm है, तो इसको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और लेंथ कितनी है, यहां पे देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 250, तो 0.25 लिखेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको स्वेप्ट वॉल्यूम मिल रहा होगा। लेट मी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। शिफ्ट दबा के पाई प्रेस करेंगे, अपॉन 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इंटू 0.25। इट इज कमिंग आउट, जो वीएस की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 7.85 इंटू 10 की पावर -3। यस, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर क्यूब आ जाएगी। चलो अब एक काम करो, इस फॉर्मूले से आप कंप्रेशन रेशियो निकाल लो। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्रेशन रेशियो कितना आ जाएगा, यहां से आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा। बोलो बीसी की वैल्यू कितनी है, 0.001 प्लस वीएस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7.85 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन वीसी कितना है, 0.001। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा प्लस पॉइंट, एक सेकंड ये क्या हुआ, प्लस 0.001, ओके, डिवाइडेड बाय 0.001। इट इज कमिंग आउट 8.85 कंप्रेशन रेशियो आ गया। कंप्रेशन रेशियो आ गया तो बस इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। कंप्रेशन रेशियो अगर आ गया है तो इस फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो, है ना। तो आपको एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी ऑटो साइकिल की, 1 - 1 अपॉन आर कितना है 8.85, और पावर कितनी है इसकी, गामा -1, गामा कितना है 1.4, तो 1.4 - 1, इसको आपने सॉल्व कर लेना है और आपको यहां पर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मिल रही होगी। कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी पुट है, तो 1 अपॉन आंसर करेंगे और उसकी पावर 1.4 - 1, यानी कि पावर आ जाएगी 1.4, और 1 में से माइनस कर देंगे आंसर। इट इज कमिंग आउट 58.2। यस, 0.582 आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 58.2% इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना। जब तक समय नहीं दोगे ना तब तक तो दिक्कत रहेगी। बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें, एनी प्रॉब्लम, गुड, बहुत बढ़िया। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने यहां पर सॉल्व कर लिया, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज कमिंग आउट 58.2%, है ना। कुछ नहीं था, आपको यहां पर बोर दिया हुआ था सिलेंडर का, ठीक है, पिस्टन का बोर यहां पर दे रखा था, स्ट्रोक लेंथ आपको दे रखी थी, स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, 1-2 लेक्चर में आपको जो बेसिक आईसी इंजन के हैं वो इंपोर्ट करूंगा, उनको आप देख लीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लेक्चर ना देखें। लेकिन जो इस बार पहली बार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता लग पाया किसी वजह से गेटवे क्लासेस का, और कहीं से वो अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए मैं वो कंटेंट इधर भी इंपोर्ट करने का प्रयास करता हूं। आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद अपनी क्लास को बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीजल साइकिल, ठीक है। चलो,
कह रहा है इन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, भैया ऑटो साइकिल का प्रॉब्लम है, द कंप्रेशन रेशियो इज 10। तो लिख लें क्या, इसको लिख लेते हैं, बहुत जल्दी से इसको लिखने का प्रयास करते हैं कि भाई गिवन क्या है हमारे पास। तो कंप्रेशन रेशियो आर कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 10। आगे क्या बोल रहा है, द कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस इज 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। एक काम करो जरा, इसका जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है उसको बना सकते हैं क्या, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी बनाओ। अब तो अब बना लिया ना एक बार, पहली बार में मैं समय ज्यादा लेता हूं, उसके बाद टाइम कम लगता है, क्योंकि अब मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये हो गया हमारा ऑटो साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। क्या हम इसको लिखते हैं, क्या हम इसको लिखते हैं 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड दिस इज 4 to 1, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, है ना, लिख दूं क्या यहाँ पे 2 से 3 हीट एडिशन, और तो ये जो आपका 1 से 2 है और 3 से 4 है, ये किसको फॉलो करते हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर हो रहा होता है हीट रिजेक्शन। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है वो, कि एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, अरे कंप्रेशन बिगिनिंग, कंप्रेशन की बिगिनिंग कहां से होती है, 1 से 2 कंप्रेशन होता है, तो 1 तो हुई ना बिगिनिंग, कंप्रेशन की बिगिनिंग 1 है और कंप्रेशन का एंड 2 है। तो बोलो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, बिगिनिंग के कंप्रेशन के बिगिनिंग में 100 किलो पास्कल है और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, तो यहां पर नोट कर लेते हैं कि कितना प्रेशर है स्टार्टिंग में, दैट इज P1, कितना दे रखा है 100 किलो पास्कल, एंड टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अरे यार एक बात बताओ, इसको अगर हम केल्विन में लिख लें तो कोई दिक्कत है, कितना है, सॉरी 30 नहीं है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें तो क्या हमको T1 की वैल्यू 300 केल्विन में मिल जाएगी। यस, और क्या दिया हुआ है उसने, तो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हीट एडिशन होता ही है, अगर वो नहीं भी बोलते हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर नहीं बताते तो हमको पता है ऑटो साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट एडिशन होगा, फिर भी उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। और कितना हो रहा है, दैट इज 1500 किलोजूल पर केल्विन, और हीट एडिशन कितना है, QS हीट सप्लाई, तो QS कितना दे रखा है आपको 1500 किलोजूल पर केजी, यानी कि पर केजी वैल्यू दे रखी है। और क्या बोल रहा है, 700 किलोजूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग अदर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 700 किलोजूल पर केजी। तो यानी कि QR की वैल्यू भी आपको दे रखी है 700 किलोजूल पर केजी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, अरे यार R की वैल्यू भी दे रखी है आपको, R की वैल्यू भी आपको दे रखी है, दैट इज 0.287 किलो जूल पर केजी, हर एक वैल्यू जो है किलो जूल पर केजी में दे रखी है, नो प्रॉब्लम। डिटरमाइन मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ दिस साइकिल, अरे साइकिल का मेन इफेक्टिव प्रेशर आपको बताना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी मेन इफेक्टिव प्रेशर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, चाहे वो एकेटिव का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हर जगह मेन इफेक्टिव प्रेशर की बात होती है, वो फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। W नेट जो होता है दैट इज इक्वल टू नेट वर्क इज इक्वल टू मेन इफेक्टिव प्रेशर PM इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम VS, माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जो VS क्या है, V1 माइनस V2, जो बोलो यस और नो, तो इसको लिख सकते हो PM इनटू V1 माइनस V2। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको मेन इफेक्टिव प्रेशर तो कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, मेन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है, PM की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से PM कैलकुलेट करना है, मेन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना, तो क्या चाहिए आपको, नेट वर्क आउटपुट चाहिए, यस, और आपको स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए, स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए मतलब V1 और V2 की वैल्यू आपको चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। देखो जरा नेट वर्क आउटपुट, तो मैंने आपको बताया था अभी कि भाई साहब आप सभी जानते हैं इस बात को, जो नेटवर्क आउटपुट होता है, क्योंकि बात हो रही है ना साइकिल की, अरे साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है कि नहीं, बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी, नेटवर्क जब एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे थे, नेटवर्क आउटपुट इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर फॉर ए साइकिल अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हो जाएगा आपका Q नेट, है ना, बोलो यस और नो। Q नेट का मतलब है कितना हीट ऐड हुआ माइनस कितना हीट रिजेक्ट हुआ, एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर, तो बोलो कितना आ जाएगा W, बताओ कितना आ जाएगा यहां से W नेट,
डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर, और क्यू एस कितना है 1500, अरे ये दे रखा है वैल्यू क्यू एस की, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आपको मिल रही होगी 1500 माइनस के 700, यानी कि नेट वर्क आउटपुट इज कमिंग आउट 800 किलो जूल पर केजी। अरे यार बोलो यस और नो, अरे बेसिक कुछ भी नया नहीं है, अभी तो बताया था आपको एफिशिएंसी का जब डेरिवेशन हम ड्राइव कर रहे थे, नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, तो नेटवर्क आपके पास आ चुका है, देखो नेटवर्क आपके पास आ चुका है, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, नेटवर्क आ चुका है, मिनी इफेक्टिव प्रेशर निकालना, तो वीएस की वैल्यू चाहिए आपको, किसकी वैल्यू चाहिए, वीएस स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या दे रखा है, कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, V1 अपॉन V2 होता है कि नहीं, बोलो यस और नो, यस और नो, तो V1 और V2 दोनों में से कुछ पता नहीं है हमको, देखो अगर हमको V1 की वैल्यू पता लग जाए तो V2 की वैल्यू पता लग जाएगी, तो एक काम करो आइडियल गैस की इक्वेशन लगाओ, किसने मना किया आपको, तो P1 क्या होती है आइडियल गैस की इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT, बोलो यस और नो, तो 1 से 1.1 पे लगा दो इसको, तो कितना हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू M की वैल्यू तो हर जगह किलोजूल पर केजी पर केजी पर केजी पर केजी बात चल रही है, पर केजी मतलब 1 है ना, तो यहां लिख सकते हैं हम MRP1, तो P1 की वैल्यू बताओ कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, और V1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, M की वैल्यू पर केजी पर केजी पर केजी मतलब 1 इंटू R कितना है, R देखो R 0.287 है, 0.287 है, बहुत बढ़िया, और इंटू T1 कितना है, T1 की वैल्यू 300 केल्विन, 300 केल्विन, तो यहां से V1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या, यस और नो, कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास है तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अगर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर से ऐसा ना हो कि भाई साहब नंबर पता लगा बाउंड्री पे फंस गए, नंबर नहीं आ रहे हैं, 30 नंबर 28 25 नंबर आ रहे हैं, फिर चैलेंज इवैल्यूएशन कर रहे हैं, चैलेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए तो पता लग गया होगा ना, सेकेंड ईयर में हो, 300 रुपए पहले जमा करोगे, 300 रुपए सबमिट करोगे, तब आप जो है आंसर शीट देख पाते हो, उसके बाद अपने दोस्तों को दिखाते हो कॉपी, अपने टीचर को दिखाते हो ना कॉपी की, भाई देखो जरा पास हो सकता हूँ कि नहीं, तो कई लोग कहेंगे हाँ हो तो सकते हो, अब 25 नंबर है 5 नंबर तो बढ़ सकते हैं, उसके लिए फिर आपको 2500 रुपए, तो पता है ना 2500 रुपए क्या करने पड़ते हैं, फिर से एक एटीओ को देने पड़ते हैं चैलेंज इवैल्यूएशन कराने के लिए, अब फिर भी गारंटी नहीं पास होगे कि नहीं होगे, इसलिए जो है 500-700 रुपए खर्च करके अच्छे से पढ़ाई करो, बेहतरीन तरीके से अपने रुपए बचाओ, अच्छा चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद भी गारंटी नहीं कि पास हो जाओगे, पास नहीं हुए तो फिर कैरी ओवर दोगे अगली बार, है ना, फिर से मेहनत करोगे, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, पहली बार में अच्छे नंबर लेकर के आओ, है ना, 70-80 नंबर इसमें बड़े आराम से आएंगे बेहतरीन तरीके से, अगर आपने पूरा कोर्स ढंग से पढ़ लिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो V1 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, भैया इसका इस्तेमाल करते रहना, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो मोले डायग्राम और स्टीम टेबल भी आने वाली है, अभी तो मोले डायग्राम भी आएगा, बच गए आप पिछली बार मोले डायग्राम से, इस बार नहीं बच पाओगे, मोले डायग्राम पढ़ना ही पड़ेगा, तो 100 अपॉन 0.287 ओके अपॉन 300, मोले डायग्राम से ही हमको सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, कुछ गलत हो रहा है क्या, कितना आना चाहिए, m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.287, 100 अपॉन 0.287 अपॉन 300, 1.16 आ रहा है, जबकि मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इसका कुछ वैल्यू और आनी चाहिए थी, V1 की वैल्यू तो इतनी नहीं आएगी, कम आती है, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार रुको, V1 100 अपॉन 0.287 अपॉन 300, अरे 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 कैसे गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ इसको फिर से, देखो 100 किलो पास्कल ही दे रखा है क्या, यस, V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, M की वैल्यू कितनी है 1 मान ली है क्योंकि पर केजी की बात हो रही है, R की वैल्यू 0.287 है, और टेम्परेचर एक बार देख लेते हैं 27 + 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, बिल्कुल सही बात है, तो यहां से देखो V1 की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब वो बुक में आंसर हो सकता है गलत हो, 100 अपॉन 0.287 अपॉन 300,
1.16 आ रहा है V1 की वैल्यू। इसको आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार, 1.161 मीटर क्यूब आ रहा है ना। बुक में कुछ और वैल्यू दे रखी है, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इसमें, सिंपल सी इक्वेशन में क्या गलती होगी इसमें, ठीक है राइट। तो यहां से देखो V1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां से जब V1 की वैल्यू पता लग गई तो आपको V2 की वैल्यू भी पता लग जाएगी। यहां से V1 की वैल्यू कितनी रख दें, 1.161 अपॉन V2। तो यहां से आप V2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 1.161 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा आपका V2 की वैल्यू मिल जाएगी यहां से आपको 0.1161। तो V2 की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू 0.1161। पता है ना कहां से आई है, अरे V1 की वैल्यू तो इस इक्वेशन से आ गई, PV इज इक्वल टू MRT से। उसके बाद V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंप्रेशन रेशियो, दैट इज इक्वल टू 10, है ना। तो यहां से आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.1161 मीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले का यूज करो और आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाएगा। यहां पर थोड़ा सा लाइन बना देते हैं, इसको तो हटा दें, अब इसको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहां पे। एक बार बस कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, है ना। चलो, तो मैंने बोला आपको कि जो W नेट होता है दैट इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज V1 माइनस V2। तो W नेट कितना है, यहां से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है। और V1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1.161 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है 0.1161। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगी मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 800 अपॉन ब्रैकेट लगाएंगे 1.161 माइनस 0.1161, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो PM इज कमिंग आउट 765.6। ये किलो पास्कल में ही आएगी वैल्यू, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो वैल्यू दे रखी थी प्रेशर की वो किलो पास्कल में थी, ठीक है। यस, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, तो क्योंकि ये किलोजूल पर केजी में है, किस में है ये किलोजूल पर केजी में, और ये वॉल्यूम किस में है मीटर क्यूब में, तो ये किलो पास्कल में आएगा। ये किस में आएगा प्रेशर, किलो पास्कल में आएगा, दैट इज कमिंग आउट 765.6। कॉन्सेप्ट एकदम सही है, हो सकता है कि कोई सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में हो गई हो, है ना। हमको आदत नहीं है कैलकुलेशन करने की, लेकिन आपको तो एग्जाम में सॉल्व करके आना है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे तो सही है, कुछ खास कैलकुलेशन इसके अंदर है नहीं, छोटी सी बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑटो साइकिल का हमने देख लिया कि ऑटो साइकिल का जो पीबी डायग्राम है, टीएस डायग्राम कैसे बनता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं, और इसकी एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, एक्सप्रेशन ड्राइव किया। उसके बाद हमने 2 अच्छे से सवाल भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डीजल साइकिल की बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक ये जो वीडियो है आप शेयर कर दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को थर्मोडायनेमिक्स में बहुत देर से पता लगा था, है ना, उनको पता रहेगा, सभी को पता लग जाएगा टाइम से, तो वो ज्वाइन कर पाएंगे और उनका भी भला होगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जब संख्या ठीक रहेगी ना कोर्स के अंदर, बीटेक फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके का रेस्पॉन्स है, और एकदम कॉम्पिटिशन सा बना रहता है। जो ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत जबरदस्त, उनको एक दूसरे को देख के पढ़ते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैकेनिकल की जो संख्या कम है, हर एक कॉलेज में जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं कम है, तो लेकिन जो भी है बढ़िया है, अच्छा है। आपके लिए जो कॉम्पिटिशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, कॉम्पिटिशन आपके लिए कम रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना आपको पड़ेगा। अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसको 70 प्लस रखी कम से कम, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 90% लेकर के चलो, लेकिन 70% का जो क्राइटेरिया उसको अच्छे से लेकर के चलो। और जो आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं और थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी आपको डालनी है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से अपील करता हूं आप लोगों से कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में आपके जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।